हे हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और अगर आपकी तैयारी बढ़िया नहीं भी चल रही है तो आप सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि मैं सीए रोहित चिपट आपकी हेल्प करने वाला हूँ सीए फाइनल एएफएम के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा राजस्थान। मैंने अपने सीए का एग्ज़ाम 2 साल पहले ही कंप्लीट किया है और सीए के हर एग्ज़ाम में मैंने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया है। सीए फाइनल के अंदर मैंने ऑल इंडिया रैंक 17 सिक्योर किया है और सीए फाइनल के सभी प्रैक्टिकल पेपर पेपर में मैंने 70 प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं। और उन्हीं में से सीए फाइनल एएफएम के अंदर मैंने 91 मार्क्स सिक्योर किए हैं। अगर मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊं एएफएम की, तो मुझे वहां पर एग्जामिनर ने 104 मार्क्स दिए हैं, लेकिन मेरी मार्कशीट में है 91 मार्क्स। तो इसकी भी एक स्टोरी है जो हम आज कवर करने वाले हैं कि किस तरह से मेरी सर्टिफाइड कॉपी में दिखते हैं 104 मार्क्स और मेरी मार्कशीट में दिखते हैं 91 मार्क्स। तो जो आज आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं, जिससे आप बहुत सी बातें सीखेंगे कि किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करने हैं, किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं। और इन्हीं सब बातों को आपको सीखना है इस वीडियो के थ्रू। सीए फाइनल से पहले मैंने दिया था सीए इंटर, और सीए इंटर के अंदर मैंने ऑल इंडिया रैंक 18 सिक्योर किया था। और सीए इंटर के सभी सब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एग्जामेशन थी। तो जब मैंने सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों में रैंक सिक्योर करी, तो मुझे कुछ बातें पता चली सीए एग्जाम्स के थ्रू, कुछ लर्निंग्स हुई मेरी सीए एग्जाम के बारे में। और उन्हीं सब लर्निंग्स को मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ इन वीडियोस के थ्रू, ताकि आप सब लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए क्लियर कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करके एक अच्छी रैंक ला पाए। सीए इंटर से पहले मैंने दिया था सीए सीपीटी, जो कि अब हो चुका है सीए फाउंडेशन। सीए सीपीटी के अंदर ही मैंने 92% मार्क्स सिक्योर किए थे। हमारे टाइम पे सीए सीपीटी का टोटल 200 मार्क्स का हुआ करता था और मैंने 184 मार्क्स सिक्योर किए, जो कि टॉप 10 रैंक्स में आते हैं। और आज के टाइम पे जो होता है सीए फाउंडेशन, जो होता है 400 मार्क्स का, और जहाँ पर पासिंग मार्क्स के होते हैं 200 मार्क्स। तो ये थी मेरी सीए जर्नी। और सीए जर्नी के अंदर साथ साथ ही मैंने सीएफए भी दिया है। सीएफए लेवल 1 और लेवल 2 मैंने अपनी सीए जर्नी के ड्यूरेशन में ही कवर किया, और उन दोनों में मैंने 90 प्लस परसेंटाइल सिक्योर किया। सीएफए के अंदर मैंने कोई अलग से कोचिंग नहीं ली, जो भी मैंने सीए के थ्रू पढ़ा था। और सीएफए का जो कोर्स है वो लगभग सिमिलर है, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो मैंने खुद ने सेल्फ पढ़े थे। और 90 प्लस परसेंटाइल सिक्योर करके मैंने लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर किया। तो ये तो हो गया मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड। अब चलते हैं मेरे प्रोफेशनल बैकग्राउंड की तरफ। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप की है पीडब्ल्यूसी से, मुंबई से, ऑडिट एंड अश्योरेंस डिपार्टमेंट में। और मुंबई में रहते रहते मैं उस समय आरबीजी हॉस्टल का स्टूडेंट था, जहाँ पर मैंने बहुत सी बातें सीखी। आप में से बहुत से लोगों ने आरबीजी हॉस्टल का नाम भी सुना होगा, क्योंकि उसका पासिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया है। और अपनी सीए आर्टिकलशिप कंप्लीट कर कर सीए बनने के बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करी एक्सेंचर के साथ, जहाँ पर मैंने एज ए कंसल्टेंट 2 साल तक काम किया और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। एक्सेंचर एक ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी है, जो अपने क्लाइंट्स को कंसल्टिंग, सॉल्यूशन डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गया मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सेशन। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से अपना एएफएम का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको अपने आंसर प्रेजेंट करने हैं। साथ ही में मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने 91 मार्क्स स्कोर करे एएफएम के एग्जाम में, और कुछ एग्जाम टिप्स दूंगा जिससे आप एटलीस्ट 5 से 10 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं एएफएम के एग्जाम में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा न्यू कोर्स में एएफएम का। पेपर पैटर्न जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप बिना पेपर पैटर्न जाने एग्जाम में गए और आपको कुछ नया दिखा एग्जाम के अंदर, कि एग्जाम में एमसीक्यू भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, थियरी भी है, तो आप नर्वस हो सकते हैं और आपको जो क्वेश्चन आते होंगे उसमें भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो फटाफट से पहले पेपर पैटर्न कवर कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे सर्टिफाइड कॉपी की तरफ कि किस तरह से आपको अपने आंसर प्रेजेंट करने हैं और कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो ये है आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2, जो कि 3 अप्रैल को रिलीज हुआ है। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो अब एएफएम के एग्जाम के अंदर आपके दो पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 रहेगा आपका एमसीक्यू का, जिसका वेटेज है 30 मार्क्स, जिसके अंदर आपके पास आएंगे 15 एमसीक्यू, और हर एमसीक्यू का मार्क्स होगा 2 मार्क्स ईच। तो टोटल 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 है वो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव का। और डिस्क्रिप्टिव में आपके रहेंगे टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका कंपलसरी, और बाकी के 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट 2 का आपका वेटेज है 70 मार्क्स का, और हर क्वेश्चन रहेगा वहां पर 14 मार्क्स ईच का। तो 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं पार्ट 2 में, जिसका टोटल होता है 70 मार्क्स, और 70 प्लस 30 टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पर जो आईसीआई ने दिया है, उन्होंने भी यहाँ पर यही मेंशन किया है कि आपके दो पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका रहेगा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। यहाँ पर आपके इंडिविजुअल एमसीक्यूज नहीं है,
आपको कुछ केस सिनेरियो दिया जाएगा ऊपर और उसके बेसिस पे आपसे कुछ एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और पार्ट 2 में आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके जो पहले का फॉर्मेट था उसी तरह के फॉर्मेट में रहेंगे कि कुछ आपके रहेंगे प्रैक्टिकल और कुछ रहेंगे आपके थ्योरी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट केस सिनेरियो है और फर्स्ट केस सिनेरियो में आईसीए ने पूछे हैं 5 एमसीक्यू। हर एमसीक्यू का वेट है मार्क्स है 2 मार्क्स ईच और टोटल होता है 10 मार्क्स। इसी तरह से उन्होंने फटाफट केस सिनेरियो 2 पूछा है जिसके अंदर भी 5 एमसीक्यू है, और केस सिनेरियो 3 है हमारा यहाँ पर, उसके अंदर भी टोटल है 5 एमसीक्यू। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसके अंदर थे हमारे 15 एमसीक्यू और हर का मार्क्स था 2 मार्क्स ईच और टोटल होता है 30 मार्क्स। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में यहाँ पर आईसीए ने दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा कंपलसरी और बाकी के जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको करने हैं 4 अटेम्प्ट। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर फर्स्ट 1A जो कि है आपका कंपलसरी क्वेश्चन, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन वो भी है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन है जो सी क्वेश्चन है वो है आपका 4 मार्क्स का। तो जो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट उसके अंदर रहने वाला है यही फॉर्मेट 6 मार्क्स 6 प्लस 4 प्लस 4, मतलब 6 और 6 प्लस 4 मार्क्स का आपका रहेगा प्रैक्टिकल और 4 मार्क्स का आपका रहेगा थ्योरी। तो जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगा कंपलसरी, क्योंकि आपको 4 मार्क्स का कंपलसरी थ्योरी है थर्ड क्वेश्चन, और जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन उसके अंदर थ्योरी कंपलसरी नहीं है, उसके अंदर केवल और केवल प्रैक्टिकल है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसका वेटेज था 6 प्लस 4 और लास्ट में 4 मार्क्स का थ्योरी था। तो टोटल कितने मार्क्स की थ्योरी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो 4 मार्क्स के आपके इसमें मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चन। तो 16 मार्क्स की आपको थ्योरी पूछी जाएगी जिसमें आप चाहो तो एक क्वेश्चन को आप ऑप्शनल कर सकते हो, तो भी आपको मिनिमम 12 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करनी ही करनी है आपके एग्जाम में। और मेरी अगर मानो तो आप थ्योरी क्वेश्चन स्किप मत करो, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं, उनमें टाइम भी बहुत कम लगता है, और एएफएम के अंदर ऐसा होता है कि आपको केवल और केवल हेड पॉइंट्स लिखने हैं, थ्योरी के अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हम ये भी चीजें देखेंगे हमारी सर्टिफाइड कॉपी में कि मैंने किस तरह से हेड पॉइंट लिखे और मैंने कितने मार्क्स स्कोर करे। तो फटाफट हम पेपर पैटर्न चेक कर लेते हैं पार्ट 2 का भी। तो पार्ट 2 के अंदर हमारा पहले 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, 4 मार्क्स का हमारा थ्योरी था। सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी सेम फॉर्मेट आईसीआई ने फॉलो किया है। फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स प्रैक्टिकल, अगेन 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल, देन 4 मार्क्स की थ्योरी। तो सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम पैटर्न है 6 प्लस 4 प्लस 4, जिसके अंदर 4 मार्क्स की आपके पास थ्योरी है, और यहाँ पर आपको थ्योरी में दिया है इन्होंने ऑप्शन। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी सेम फॉर्मेट है 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल, फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का अगेन प्रैक्टिकल, और लास्ट में 4 मार्क्स का आपको दिया है थ्योरी इन्होंने। अब जो आता है हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन, इसका थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखोगे कि पार्ट 1 है 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और पार्ट 2 जो है वो भी है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स का। तो जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है फिफ्थ और सिक्स वो रहेंगे 6 और 8 मार्क्स के, और ये आपका 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और सेकंड क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है उसके अंदर आईसीआई थ्योरी नहीं पूछ रहा है, तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें थ्योरी पूछा जाएगा, वो भी 4 नंबर का, तो टोटल 16 नंबर का आपका एग्जाम में थ्योरी रहेगा। तो ये आपका रहेगा ब्रीफली पेपर पैटर्न। अब हम जाते हैं फटाफट से कि आपको किस तरह से एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले हम आंसर प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी की तरफ ले जाता हूँ। तो ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी है। इस कॉपी को अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जहाँ पर आप अपने ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी एएफएम का मटेरियल हमारे पास होगा या जो भी हम एएफएम का मटेरियल फ्यूचर में रिलीज करेंगे वो हम आपको आपके कॉन्टैक्ट डिटेल पे या कॉन्टैक्ट ईमेल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो ये मेरी एएफएम की सर्टिफाइड कॉपी है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। हमारे टाइम पर जब एसएफएम था तो टोटल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था और टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। तो वहां पर मैंने सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। तो टोटल मैंने एग्जाम में 120 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। बट जो मार्क्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें बेस्ट 5 के बेसिस पे। मतलब जो 6 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं उनमें से जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले होंगे बेस्ट 5 क्वेश्चन में, उसका मुझे मिलेगा टोटल में एग्रीगेट। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर था, यहाँ पर 91 मार्क्स मुझे मिले हैं। और इन 91 मार्क्स का ब्रेकअप हम देखेंगे यहाँ पर समरी में। तो आपको अगर समरी देखनी हो तो आप जा सकते हैं एंड में। तो हर सर्टिफाइड कॉपी के एंड में आपको यहाँ समरी मिल जाती है। तो समरी में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 19 मार्क्स स्कोर करे थे आउट ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने अगेन 19 स्कोर करे, क्वेश्चन 3 में 18, क्वेश्चन 4 में 19, क्वेश्चन 5 में 16 और क्वेश्चन 6 में 12। तो यहाँ पर मैंने सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं
बट जब ये टोटल मेरा डिसाइड हुआ कि मुझे 91 मार्क्स मिलेंगे, उसके अंदर सारे क्वेश्चन कंसिडर नहीं हुए हैं, केवल और केवल जो बेस्ट 5 क्वेश्चन जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं वही इंक्लूड हुए हैं। तो आप यहाँ पर अगर मेरे बेस्ट 5 का टोटल करोगे तो आपको 91 मिलेगा। भले ही आप मेरा सीक्वेंस देखो अटेम्प्ट करने का, तो अगर आप मेरा सीक्वेंस देखोगे तो सबसे लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो है आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया है। और अगर मैं उसको आपके मार्क्स दिखाऊँ कि मैंने उसमें कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, तो आंसर नंबर 3 के अंदर मैंने 18 मार्क्स स्कोर करे हैं, जो कि मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया है। और मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 3 के 18 मार्क्स इस 91 मार्क्स के एग्रीगेट में इंक्लूड हुए हैं। तो जो आप बेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, बेस्ट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उससे उसके बेसिस पे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, ना कि जो फर्स्ट 5 आपने अटेम्प्ट करे। तो अगर आपके पास लगता है कि आपको एएफएम के एग्जाम में टाइम है और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप जरूर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ है कि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है 18 मार्क्स का, उसमें मेरे को 18 मार्क्स मिले हैं। और जो मेरा सबसे लीस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 6, 12 मार्क्स का, जो मैंने सेकंड नंबर पर अटेम्प्ट किया है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कुछ और अटेम्प्ट किया था, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो था क्वेश्चन नंबर 6, और लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर फर्स्ट 5 के मार्क्स इंक्लूड किए जाते तो मेरे 12 मार्क्स इंक्लूड होते, ना कि 18 मार्क्स। तो मेरे टोटल 6 मार्क्स का डिफरेंस आया था एग्जाम में, और 91 की जगह मैंने केवल 85 मार्क्स स्कोर किए होते हैं। क्योंकि आईसीआई बेस्ट 5 क्वेश्चन आपके लेता है जब आपका टोटल इंक्लूड किया जाता है। इसी वजह से मुझे 91 मार्क्स मिले हैं, और जो सबसे मेरा लीस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन था उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो ये तो रहा सबसे पहला टिप आपके लिए कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपके जो बेस्ट 5 क्वेश्चन होंगे उनके बेसिस पे आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। अब फटाफट से हम चलते हैं दूसरी चीजों की तरफ कि आपको किस तरह से आंसर प्रेजेंट करना है। तो फटाफट से मैं आता हूँ फर्स्ट पेज पे। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो क्या था, आंसर नंबर 2A। तो आप सबसे पहली चीज यहाँ पर नोट कर सकते हो कि सबसे पहले आपको आंसर का क्वेश्चन का नंबर लिखना है ऊपर ही ऊपर। तो यहाँ पर आपको सेंटर में लिखना है क्वेश्चन नंबर, और साथ में उसका जो भी सीक्वेंस है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जिस तरह से मैंने आंसर प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर ना कोई टेबल बनाई है ना कोई लाइन खींची है। तो टेबल्स और लाइन खींचने के कोई मार्क्स नहीं होते, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे और आप सही समय पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और पूरे मार्क्स स्कोर कर सके। नेक्स्ट चीज जो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर राइटिंग के भी मार्क्स नहीं है, क्योंकि मेरी राइटिंग अगर आप देखोगे तो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। केवल और केवल अमाउंट्स जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट अमाउंट या इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपने की है वहां पर आप ऐसा सर्कल बना दीजिए ताकि एग्जामिनर को चेक करने में कोई इश्यू ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 जगह कैलकुलेशन की है, बट मैंने सर्कल केवल इंपॉर्टेंट जगह ही बनाया है, ताकि एग्जामिनर ने जब इसको चेक किया तो उन्होंने यहाँ पर इसको टिक कर रखा है स्क्वायर बॉक्स से, और सेम उन्होंने मेरे को यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आप लिखते हैं तो उस पर आपको सर्कल बनाना है, ताकि जो भी व्यक्ति आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे फटाफट से आपके आंसर मिल जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर उसमें मिल सके। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसके अंदर। तो आपको यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना ही बहुत जरूरी है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे अगर मेरा, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्विटी शेयर का अमाउंट लिखा है, सेकंड मैंने कैश का अमाउंट लिखा है, और साथ में मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट का नंबर भी लिखा है। तो वर्किंग नोट के बहुत ज्यादा मार्क्स रहते हैं। इस पूरे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2A टोटल 8 मार्क्स का था, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A के फर्स्ट पार्ट में मेरे को 2 मार्क्स मिल चुके हैं, सेकंड 2 मार्क्स मेरे को और मिले हैं सेकंड पार्ट में, फिर मुझे 1 मार्क्स और मिला है यहाँ पर सेकंड पार्ट में। तो टोटल मेरे को 5 मार्क्स मिल चुके हैं अभी तक क्वेश्चन नंबर 2A में, और टोटल क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। तो बाकी के जो 3 मार्क्स मुझे मिले हैं वो मिले हैं वर्किंग नोट में। तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट का पार्ट चालू होता है। तो वर्किंग नोट 1 के कुछ मार्क्स नहीं थे तो मुझे यहाँ पर कुछ मार्क्स नहीं मिले। वर्किंग नोट 2 के कुछ मार्क्स थे तो मुझे वो यहाँ पर मिलते गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया है 2% का, तो यहाँ पर मुझे 1 मार्क्स मिला है। और सिमिलरली यहाँ पर मैंने 4 लाख का कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर वापस से 1 मार्क्स मिला है। और ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो मेरे को यहाँ पर 1 मार्क्स और मिला है बीटा कैलकुलेट करने का। तो इस तरह से मेरे को टोटल 2A के अंदर 8 में से 8 मार्क्स मिलते हैं, जिसके अंदर 3 मार्क्स हमारे वर्किंग नोट के थे, और ऊपर के जो बाकी के 5 मार्क्स थे वो थे आपके ऊपर के फाइनल आंसर के। तो आपको वर्किंग नोट भी पूरे प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, और आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन को सर्कल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिर मैंने अटेम्प्ट किया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B, और यहाँ पर आपको क्या चीज नोट करनी है। तो आंसर नंबर 2B में आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जब मुझे सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट कैलकुलेट करना था, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 बार कैलकुलेट किया है। तो फर्स्ट मेरा आंसर था वो था 24,000। सेकंड जो आंसर मैंने कैलकुलेट किया है वो क्या है 24,133, और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक छोटा सा और। तो एग्जाम में क्या हुआ था कि एग्जाम में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर जो डेज लेने हैं सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए, वो मुझे 180 लेने चाहिए कि 181 लेने चाहिए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने आंसर को 2 बार सॉल्व कर दिया। एक बार मैंने 180 लेके सॉल्व किया जिसमें आंसर आया 24,000,
और सेकंड बार जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 24,133 और यहाँ पर मैंने लिख दिया assumption taking days as 181। तो अगर आपको भी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन है तो आप अल्टरनेटिव आंसर दे सकते हैं। दोनों में से अगर आपका एक भी आंसर करेक्ट होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और कभी-कभी एग्जाम में कंफ्यूजन होना बहुत ऑब्वियस है क्योंकि आप इतना बड़ा सिलेबस कवर करके जाते हो, अलग-अलग कंसेप्ट पढ़ के जाते हो, तो कहीं पे भी आपको छोटा-मोटा डाउट हो तो आप वहाँ पर अल्टरनेटिव आंसर दे दीजिए ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर है कि सेकंड पार्ट जब मैंने देखा तो सेकंड पार्ट से मैंने केवल इंटरेस्ट 181 डेज़ लेके ही कैलकुलेट किया है क्योंकि सेकंड पार्ट में एग्ज़ैक्टली मेंशन था कि आपको 181 डेज़ ही लेना है, तो यहाँ पर मैंने कोई असम्पशन नहीं लिया। डायरेक्ट 181 डेज़ लेके यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है और यहाँ पर मैंने फाइनल आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 का भी ये भी टोटल 8 मार्क्स का था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर 3 मार्क्स मिले हैं। फिर से यहाँ पर भी 3 मार्क्स मिले हैं और यहाँ पर मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। तो टोटल मेरे को 8 मार्क्स मिलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि 8 में से 8 आउट ऑफ 8 है। तो सेकंड चीज़ आप जो नोट कर सकते हैं वो ये है कि एग्ज़ाम में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कहीं पर भी, तो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव आंसर लिख सकते हैं ताकि आपके एटलीस्ट केवल एक डेज़ की वजह से मार्क्स ना कटे और आप यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं 181 डेज़ के आंसर कैलकुलेट करता, तो मुझे यहाँ पर 3 की जगह 0 नंबर मिलते क्योंकि आंसर में जो कैलकुलेशन था वो था 180 डेज़ को लेके। तो आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो आप वहाँ पर अल्टरनेटिव दे दीजिए ताकि आपके 1 मार्क्स भी ना कटे क्योंकि आपको केवल एक डेज़ की कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है या फिर आपने कोई छोटी-मोटी मिस्टेक करी है एग्ज़ाम में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है और इस थ्योरी क्वेश्चन के अंदर मुझे मिले हैं मार्क्स टोटल एंड में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मुझे मिले टोटल 3 मार्क्स, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को मिलते हैं 19 मार्क्स, 1 मार्क्स मेरा थ्योरी के अंदर कट चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको जब भी स्टार्ट करें तो आपको सेंटर में लिखना है, प्लस आपको उसका सीक्वेंसिंग भी सेंटर में लिखना है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो आईसीआई बोलता है कि आपको सारे ही सब पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन एक ही सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए, बी और सी मुझे एक साथ ही अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पर 6 ए बी सी यहाँ पर एक साथ अटेम्प्ट किए हैं और यहाँ पर भी अगेन आप देख सकते हैं कि राइटिंग के कुछ मार्क्स नहीं है, शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ शेयर मैंने एनओ डॉट ऑफ शेयर लिखा है। आप ये बातें ध्यान रखो कि आपके जितने भी अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो सारे के सारे क्लियर हैं ताकि एग्जामिनर को ईजी रहे आपके अमाउंट ढूंढने में और आपको मार्क्स देने में। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं फटाफट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मिस्टेक जो मैंने अपने एग्जाम में करी थी, लेकिन आपको वो मिस्टेक अपने एग्जाम में नहीं करनी है। तो मैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाता हूँ फटाफट से। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। अब मैं फटाफट नीचे जाता हूँ। यहाँ पर मैंने 5th ए खत्म होता है, यहाँ पर मेरा 5th बी स्टार्ट होता है और फिर इसके बाद मेरा स्टार्ट होता है 5th का सी। तो ये मेरा 5th का सी है और सी के क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों सब पार्ट मैंने यहाँ पर इसी सीक्वेंस में ऑर्डर करे। अब मुझसे जो मिस्टेक हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कंप्लीट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो कि मैंने एकदम सही किया है। उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 का बी। तो ये देखिए आप मेरा 4 का बी। अब जो मुझे करना था वो करना था क्वेश्चन नंबर 4 का सी, बट यहाँ पर लिखते-लिखते मुझसे क्या मिस्टेक हुई है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सी की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर आंसर नंबर 5 का सी। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का सी लिखना था, वहाँ पे मैंने लिख दिया है आंसर नंबर 5 का सी, बट एग्जामिनर ने मेरे इस चीज़ के मार्क्स नहीं काटे हैं। क्योंकि मैंने बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक ही सीक्वेंस में अटेम्प्ट करे थे, तो एग्जामिनर ने मेरी ये मिस्टेक्स इग्नोर कर दी है और मेरे को इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 का सी ना समझकर क्वेश्चन नंबर 4 का सी ही समझा है और मेरे को जो उन्होंने मार्क्स दिए हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ मार्किंग, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी जो चल रहा है, उन्होंने यहाँ पर मुझे लिखा है 4 का सी स्टेप 2 3 मार्क्स और फाइनली जो मेरे को आंसर में मार्क्स मिले वो है 4 का सी टोटल 4 मार्क्स। तो मेरे को आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 सी में, जबकि मैंने ऊपर हेडिंग में 5 का सी लिखा था। तो ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनर आपके जानबूझ के मार्क्स काटेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ऑब्वियस मिस्टेक है। वो चाहता था मुझे यहाँ पर 0 नंबर दे सकता था, बट एग्जामिनर कभी ऐसा करते नहीं है। तो अगर आपको लगता हो कि एग्जामिनर आपके जानबूझ के नंबर काटते, तो ऐसा नहीं है। कुछ-कुछ एग्जामिनर हो सकता है कि उन्होंने आपके नंबर काटे हों, तो लेकिन बहुत लिमिटेड केस होते हैं। सारे एग्जामिनर एक तरह से नहीं होते। तो आप कोई छोटी-मोटी मिस्टेक करते हो, तो वो आपकी मिस्टेक इग्नोर भी हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो एग्जाम देके आते हैं और फिर घबराने लगते हैं कि उन्होंने एग्जाम में कुछ और लिख दिया, उन्होंने रोल नंबर गलत लिख दिया है या उन्होंने आंसर नंबर गलत लिख दिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीआई जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसमें वो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो भी आपको उसके नंबर मिल जाए।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसमें नोट करेंगे कि ये थियरी क्वेश्चन था और थियरी में मैंने यहाँ पर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स स्कोर करे। और थियरी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एएफएम के अंदर कि आपको थियरी के अंदर टोटल वर्ड टू वर्ड कभी याद नहीं करना है। आपको केवल और केवल कीवर्ड या हेडिंग याद करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कि था पिच प्रेजेंटेशन का स्टार्टअप वैल्यूएशन चैप्टर से, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको इसके बारे में बताना था पिच प्रेजेंटेशन के बारे में और आपको हेड पॉइंट लिखने थे और हेड पॉइंट के मार्क्स थे। तो यहाँ पर देखोगे जो हेड पॉइंट लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन, यहाँ पर एग्जामिनर ने टिक कर रखा है। फिर मैंने यहाँ पर टीम लिखा तो यहाँ पर मुझे टिक करके मिला है। उसी तरह से सब हेड पॉइंट पर एग्जामिनर ने टिक कर रखा है। और अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप किसी पॉइंट का डिस्क्रिप्शन देख लो कि सॉल्यूशन पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम डिस्क्राइब, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बट वो रिलेवेंट होना चाहिए जो आपने ऊपर हेड पॉइंट लिखा है। और आपको वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल जो हेड पॉइंट है वो एकदम सही लिखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को टोटल मिले हैं 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स, क्योंकि फुल मार्क्स है थियरी के अंदर। तो थियरी में आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो एएफएम के एग्जाम में। आपको केवल और केवल हेड वर्ड्स जो की पॉइंट है, जो हेड पॉइंट है वो आपको ढंग से लिखने हैं और डिस्क्रिप्शन आप अपने मन से अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारी सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस कि किस तरह से मैंने अपने आंसर प्रेजेंट करे हैं। अब हम बताते हैं कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए फटाफट से मैं जाता हूँ एमटीपी की तरफ। एमटीपी में हम फटाफट से टॉप पे आ जाते हैं। आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम के लिए वो ये है कि आपको अपने एग्जाम में एमसीक्यू पेपर नहीं मिलेगा रीडिंग टाइम में। तो टोटल आपका एग्जाम वो जो रहेगा वो रहेगा 3 घंटे का, प्लस आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। रीडिंग टाइम में आपको केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एमसीक्यू पेपर आपको उसमें नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ सेंटर्स में अगर इन्विजिलेटर को पता नहीं हो तो वो एमसीक्यू पेपर आपको साथ में दे दे, लेकिन जो आईसीआई का रूल है वो है कि आपको केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा। एमसीक्यू पेपर आपको आपके राइटिंग टाइम में मिलेगा, रीडिंग टाइम में आपको केवल और केवल आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ही मिलेगा। तो जब आपके पास पेपर आए एग्जाम में तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपके पास क्योंकि एमसीक्यू पेपर नहीं रहने वाला है तो हम फटाफट से आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ आपकी। तो ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर को आपको कैसे रीड करना है रीडिंग टाइम में, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंपलसरी है। तो आपको जो आपका रीडिंग टाइम यूटिलाइज करना है वो इसमें यूटिलाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो कंपलसरी है, तो उसको पढ़ के आपको कुछ फायदा नहीं होगा कि आपको उसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन है तो उसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो आपको जैसे ही एग्जाम पेपर मिलता है सबसे पहले आप एग्जाम पेपर के एंड में आ जाइए और आप उसको पीछे की तरफ से पढ़ना चालू करिए। जैसे मुझे अगर ये एग्जाम पेपर एग्जाम में मिलता तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आता और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना स्टार्ट करता। और क्वेश्चन नंबर 6 मुझे लगता कि मुझे आता है तो मैं यहीं पर लिख देता, यहीं पे इसको राइट कर देता और यहीं पर मुझे लगता कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं इसको पास में क्रॉस कर देता। तो इसी तरह से आपको रिवर्स सीक्वेंस में क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना है। 6 का ए, 6 का बी, देन 5th का ए, 5th का बी। और इसी तरह से आपको बढ़ते बढ़ते जब आप क्वेश्चन नंबर 2 तक आ जाओ तब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एक क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको सारे ही क्वेश्चन आते हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप क्वेश्चन नंबर 5th या 6th में से एक क्वेश्चन छोड़े, क्योंकि जो आपका फर्स्ट 4 क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास 3 सब पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 4 में आपके पास 6 प्लस 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 4 मार्क्स का थियरी है। तो आप अगर मल्टीपल सब पार्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करते हो तो आपको उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं अगर आप केवल 2 सब पार्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे तो उसमें सिली मिस्टेक अगर आपका एक क्वेश्चन में हो गया तो आपको एंड तक आपके सारे आंसर गलत आते रहेंगे। और इवन दो स्टेप मार्किंग भी होगा, लेकिन आपके जो फर्स्ट स्टेप है वो गलत हो गया है तो आपके बाकी के स्टेप्स के आंसर भी गलत होते जाएंगे और आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे या बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो आप हमेशा ट्राई करो कि कोई सा भी एग्जाम हो तो जिसका भी मल्टीपल सब पार्ट्स हो, जैसे जिसके अंदर जैसे जो ऊपर के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ उसके अंदर 3 सब पार्ट है। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है 6 प्लस 4 मार्क्स के प्रैक्टिकल और 4 मार्क्स का थियरी। तो मल्टीपल सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन में अगर आपका एक पार्ट भी गलत हो जाता है तो आप सेकंड पार्ट जो आप आंसर करोगे उसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हो तो आप ट्राई करिए कि आप 5th या 6th क्वेश्चन छोड़ने का कर सकते हैं और बाकी फर्स्ट टू फोर्थ आप जरूर अटेम्प्ट करिए। और फर्स्ट टू फोर्थ में भी थ्योरी क्वेश्चन में आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टोटल आपके 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में 16 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। तो 16 मार्क्स अगर आप थ्योरी में स्कोर कर पाते हैं तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा और उसमें आपको मार्क्स भी कम कटेंगे और आपका टाइम बचा तो आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको बेस्ट टाइप के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। तो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जैसे ही आपने डिसाइड किया है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो करेंगे आप अपने बेस्ट 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के बीच आपके जो बेस्ट 3 क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे आपके वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, अब आप जाइए एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरू में पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर कंप्लीट कर लिया और बाद में अगर एमसीक्यू का टाइम नहीं मिला, तो आपके बहुत 30 मार्क्स का नुकसान हो सकता है। तो आप क्या करिए कि आप 5 मार्क्स आपके 5 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में अटेम्प्ट करने हैं। आप 3 क्वेश्चन जो है आपके बेस्ट जो आपको अच्छी तरह से आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आप आइए अपने एमसीक्यू पे, और एमसीक्यू आपको सारे ही अटेम्प्ट करने होते हैं। एमसीक्यू में आपके ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, ना आपको इसमें कोई रीजन देना है, आपको सारे एमसीक्यू ओएमआर के अंदर फिल करके सबमिट कराने हैं। तो आप फिर आइए एमसीक्यू में और एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाइए। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी एमसीक्यू पेपर में, कि मैं फर्स्ट 3 क्वेश्चन अपने फर्स्ट 1.5 आवर्स में कंप्लीट करता था। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट 30 से 40 मिनट्स एमसीक्यू में देता था, और जो बचे हुए 40 से 50 मिनट्स बचते हैं एग्जाम में, उसमें जो मेरे को क्वेश्चन कम आते हैं या जिसमें मुझे डाउट है उनको लास्ट में अटेम्प्ट करता था। तो आप यही स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप अपने बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर आप एमसीक्यू पे जाइए और लास्ट में जितना टाइम बचे उसमें आप अपने बाकी के जो 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करिए। तो ये रहनी चाहिए आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी। आप खुद भी एक बार मॉक टेस्ट पेपर देके देख सकते हैं कि आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, मैंने अपने खुद के एग्जाम में यूज़ करी है। हो सकता है आपके एग्जाम में आपको कुछ अच्छी दूसरी स्ट्रेटेजी सूट करती हो। तो आप खुद एक बार मॉक टेस्ट पेपर देके देखिए और आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बढ़िया है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम भी देकर आइए। नेक्स्ट जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो है कि एग्जाम टिप्स, कि क्या-क्या आपको एग्जाम में बातें ध्यान रखनी है ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स कम कटें, और ये जो लास्ट रिवीजन नोट्स मैंने बनाए हैं इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन लास्ट रिवीजन नोट्स में हमने क्या-क्या कवर किया है। तो सबसे पहले इसमें हमने कवर किया है एग्जाम टिप्स, जो इसी में आपको मिल जाएगी। फिर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने स्टडी मटेरियल के, पास्ट ईयर पेपर के, आरटीपी के, एमटीपी के, तो मतलब जितने भी क्वेश्चन आईसीएआई ने रिलीज करे हैं न्यू कोर्स में, उन सबको हमने कवर किया है। फिर हमने एबीसी और ट्रेंड एनालिसिस को कवर किया है यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो एग्जाम से आप 3 से 4 घंटे पहले इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि केवल एक फॉर्मूले की वजह से आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाए। तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप सिली मिस्टेक्स कम करोगे एग्जाम में, और अगर आपने एग्जाम से 3 से 4 घंटे पहले उनको रिवाइज किया होगा तो बहुत कम चांस है कि आप एग्जाम में कोई फॉर्मूला भूल जाओगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी इसी पीडीएफ में कवर है, और एएफएम की एमसीक्यू समरी। तो क्योंकि अब जो नया पेपर आया है उसमें एमसीक्यू भी है, तो एमसीक्यू के अंदर आईसीआई ने एमसीक्यू एमटीपी में रिलीज करे हैं, आरटीपी में रिलीज किया है, और जो आईसीआई की बीओएस ऐप है वहां पर भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन्हीं एमसीक्यू की हम समरी बना रहे हैं अभी। तो जैसे ही वो बन जाएगी वैसे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, उसको आपको फिल करना है, जहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करनी है। और जैसे ही हमारे पास एएफएम की एमसीक्यू समरी रेडी होगी तो हम आपको आपके मेल पर या आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पर प्रोवाइड करा देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो है एएफएम की एग्जाम टिप्स। तो फर्स्ट टिप जो हमारी है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट आवर्स में आपको केवल और केवल अपने डिस्क्रिप्टिव पर फोकस करना है, और उसके बाद आपको अपने एमसीक्यू पार्ट पे जाना है। और जनरली जो एएफएम का पेपर है वो छोटा रहता है, क्योंकि जैसे हमारे एग्जाम में पेपर बहुत छोटा था तो मैं सारे के सारे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे होगा कि एएफएम का पेपर छोटा ही आएगा। आप खुद एक बार एमटीपी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपकी क्या स्पीड है एएफएम में, और किस तरह से आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका पेपर छोटा रहता है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको बेस्ड ऑन बैच 5 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ बताई हमने कि एमसीक्यू पेपर आपको रीडिंग टाइम में नहीं मिलने वाला है, तो आप पहले 3 डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करिए, फिर एमसीक्यू पे जाइए, और बाकी के रिमेनिंग टाइम में आप बाकी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। फिर जो है कि थियरी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है एएफएम के एग्जाम में। 14 मार्क्स की थियरी आपके लिए कंपलसरी है, तो आपको थियरी ढंग से पढ़ के जाना है। थियरी का जो क्वांटम है या वॉल्यूम है वो बहुत कम है और स्कोर बहुत ज़्यादा है, तो थियरी आप ढंग से याद करके जाइए। केवल हेड पॉइंट याद करने हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं थियरी के अंदर। तो थियरी का छोड़ के मत जाइए, क्योंकि इसमें आपका 14 मार्क्स का कवरेज रहता है। फिर जो रहता है नेक्स्ट चीज़ जो है कि आपके जो सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं उसके कुछ मार्क्स नहीं होते। अगर आप मेरी सर्टिफाइड कॉपी भी देखोगे तो फॉर्मूला के सामने कुछ भी मार्क्स नहीं दिए गए हैं। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो सिंपल फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आप कोई रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको उस रेट का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। तो उस तरह से आप सिंपल फॉर्मूलाज को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है उसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से आपको छोड़ने हैं। तो अगर आप सारे कंसेप्ट आपको आपको आते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप लास्ट के 5th और 6th क्वेश्चन को छोड़ें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग टाइम में नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है,
और रीडिंग टाइम आपके पास होता है डिसाइड करने के लिए कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। और फिर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, क्योंकि आप स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो कम चांस है कि आप उसमें मिस्टेक करेंगे, और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और फिर बाद में आप लास्ट में बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए ताकि आपके उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए। फिर प्रॉपर स्पेस दीजिए हर आंसर के अंदर, ताकि कहीं पर भी आपकी मिस्टेक हो जाए तो आपको अगर सही करनी है तो आप फटाफट से काट के उसके नीचे लिख सकें। अगर आपने स्पेस नहीं दिया है और कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको पूरा कैंसिल करके नीचे से लिखना पड़ेगा वापस स्टार्टिंग से आंसर को। तो स्पेस देते रहिए ताकि पढ़ने वाले के भी इजी रहेगा, और कुछ चेंज करना है एंड मोमेंट पे तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। फिर आंसर एज पर आईसीआई फॉर्मेट रखें, क्योंकि जितना आप आईसीआई के अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर। फिर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पर आपको करने हैं सर्कल, और आपको कोई भी आंसर कट नहीं करना है जब तक आप उसको वापस से सॉल्व ना कर लो। क्योंकि मान लीजिए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपने उसको कट कर दिया लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिला उसको वापस से सॉल्व करने का, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप उसको कट ना करते तो अगर आपको एटलीस्ट 10-20% मार्क्स भी उसके अंदर मिलते, वो भी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने उसको कट कर दिया है। तो पहले आप आंसर को लिख लीजिए वापस, उसी के बाद उसको कट करिए और ट्राई करिए कि आपको आंसर कट करने की जरूरत ही ना पड़े। आप प्रॉपर स्पेस देके चलिए ताकि कुछ भी चेंज हो तो आप पास में ही कर सके उसको। और फिर नेक्स्ट चीज़ है कि हर न्यू आंसर सेम पेज पे करना है और एक क्वेश्चन के सारे सब पार्ट एक साथ आपको लिखने हैं। और राइटिंग स्टाइल के कोई नंबर नहीं होते, आप मेरी राइटिंग देख चुके हैं कि कितनी खतरनाक राइटिंग है मेरी। केवल और केवल आपके जो अमाउंट्स है वो समझ में आने चाहिए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और लाइन्स टेबल बनाने के कुछ भी मार्क्स नहीं होते हैं, 2 पेन यूज़ करने के ब्लैक और ब्लू कोई मार्क्स नहीं होते हैं। सारी कॉपी स्कैन होकर जाती है, सारा प्लान आपको ब्लैक पेन ही दिखेगा। तो आप ट्राई करिए कि आप सिंगल पेन यूज़ करिए ताकि आपकी स्पीड बनी रहे एंड तक। तो ये हमारी कुछ एग्जाम टिप्स थी जो आप नोट कर सकते हैं और इनको आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, तो यहाँ पर मैंने आपको एनालिसिस भी दिया है। एएफएम के अंदर नए क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बट बहुत कम नए क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पर 3 अटेम्प्ट का एनालिसिस दिया है कि 3 अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन लिस्ट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए और कितने न्यू क्वेश्चन आए। तो न्यू क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 120 मार्क्स के पेपर में 14 मार्क्स, 12 मार्क्स और 20 मार्क्स के नए क्वेश्चन आए। तो जो नॉर्मल बात है, लेकिन बाकी का 100 मार्क्स का पेपर आपके हमेशा पढ़े हुए से ही आता है, तो आप उसमें इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्टडी लीव प्लान दिया है कि आपको किस तरह से स्टडी लीव में पढ़ना चाहिए और किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। यहाँ पर हर चैप्टर का ईबीसी एनालिसिस दे रखा है कि इस चैप्टर का कैटेगरी क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस की। यहाँ पर आपको टेस्ट नॉलेज से क्वेश्चन मिल जाएंगे और इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे हर चैप्टर के। तो ये लिस्ट आप रेफर कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए भी आपको गूगल फॉर्म का लिंक भरना रहेगा और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने पास्ट ईयर पेपर आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन कवर कर रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन नए आए हैं एमटीपी में, पास्ट ईयर पेपर में। तो आप चाहे और आपके पास टाइम हो तो आप जरूर ट्राई करें कि लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आंसर आप जरूर सॉल्व करके जाइए। आप चाहे तो आरटीपी छोड़ सकते हैं, आरटीपी में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। एमटीपी भी आप छोड़ सकते हैं, अगर टाइम हो तो सब कुछ करिए, अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन तो जरूर करिए पास्ट ईयर पेपर में से, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे मिलेंगे पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी। तो ये लिंक को आप ओपन कर सकते हैं और आपको सारे आरटीपी एमटीपी मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पर मैंशन किया। फिर यहाँ पर हमने एबीसी और ट्रेंड एनालिसिस दिया है। तो ये एबीसी एनालिसिस है यहाँ पर। तो हर चैप्टर का कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया है, एवरेज क्या है, कैटेगरी क्या है। तो ये जो डार्क ग्रीन कैटेगरी वो हमारी ए कैटेगरी है, फिर बी कैटेगरी है और सी कैटेगरी में कोई कलर नहीं है। ये जो एबीसी एनालिसिस मैंने दिया है यहाँ पर वो दिया है मैंने एफर्ट्स और मार्क्स के बेसिस पे, कि जिस चैप्टर में एफर्ट्स कम लगते हैं और मार्क्स ज़्यादा आते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और जिनमें एफर्ट्स ज़्यादा है मार्क्स भी ज़्यादा तो उनको बी कैटेगरी में रखा है, और सी कैटेगरी में जो बहुत कम पूछे थे एग्जाम में उनको रखा गया है। तो एएफएम के अंदर आप ट्राई करेंगे कुछ भी चैप्टर छोड़ना ना पड़े, क्योंकि एएफएम बहुत छोटा सब्जेक्ट है, सब कुछ आप कवर कर सकते हैं आसानी से एग्जाम में। तो आप कुछ भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि हर चैप्टर का वेटेज तो है ही, और एमसीक्यू में भी अब छोटे छोटे चैप्टर को पूछा जा सकता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइए, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाइए, सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। फिर यहाँ पर हमने दिया है एसएफएम के लास्ट ईयर रिविजन नोट्स कि आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट हर चैप्टर वाइज, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है और किस किस चीज़ों क्या क्या फॉर्मूले हैं, ताकि एग्जाम में आपसे कुछ मिस्टेक ना हो। और एग्जाम से पहले भी इस लिस्ट को आप 1-2 बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि एग्जाम के लिए आपको ये लिस्ट नहीं ना लगे। तो ये सब हमारे था एग्जाम के लिए, एएफएम के लिए, कि आपको किस तरह से एएफएम में आंसर प्रेजेंट करने हैं, किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बनानी है, और इसी तरह से आप हमारे लास्ट रिविजन नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं।
आपको अगर और भी कोई डाउट्स हो EFM के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अभी अनअकैडमी पर डिस्काउंट चल रहा है, तो अनअकैडमी को फ्रॉम 7th अप्रैल टू 15th अप्रैल अगर आप कोड यूज़ करते हैं UACA तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा सब सब्जेक्ट्स पे। तो अगर आपके पास कुछ पढ़ना है एग्जाम के लिए तो आप ये कोड यूज़ करके कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि MTP सॉल्व करें, RTP सॉल्व करें, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको MCQ समरी प्रोवाइड करा सके, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं है MCQ पढ़ने का तो आप वहाँ से पढ़ सकें। और थियरी का भी हम ट्राई करेंगे आपको कंपाइलर प्रोवाइड कराने का, ताकि जो 14 मार्क्स की कंपलसरी थियरी है उसके अंदर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और इजीली इसमें एग्जाम्पशन और आई वुड से कि इसमें 70-80 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। ये सारा मटेरियल जो मैंने आपको भी दिखाया है स्क्रीन पर, अगर आपको ये सब चाहिए तो गूगल फॉर्म में आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भेज सकते हैं, वहाँ पर हम आपको ये सारे मटेरियल शेयर कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट।